आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर का मतलब रहता है दो नेचर, जिसके दो नेचर हों, डबल नेचर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट के हम दो नेचर पढ़ते हैं, या हम ये कहते हैं कि इसका ड्यूअल नेचर रहता है, यानी वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले लेक्चर में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा और बताता हूँ। वेव नेचर जो है यह आया वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी दिया था मैक्सवेल ने। कब दिया था? 1864 में। मैक्सवेल यह कहता है कि जो रेज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और उन वेव्स के दो फील्ड्स रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। कौन कौन सा फील्ड? एक रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा रहता है मैग्नेटिक फील्ड। या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की जो वेव है वो हमने दिखाई है ब्लू कलर से यहाँ पे, और मैग्नेटिक कंपोनेंट की जो वेव है वो हमने दिखाई है यहाँ पे रेड कलर से। और यहाँ पे ये दो वेव्स हमने ये दिखाया है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी ब्लू वेव और रेड वेव में आपस में 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आना? दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन इनका प्रोपगेशन जो है, यानी इनका डायरेक्शन जो है चलने का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज सेम, यानी वो एक ही तरफ चलती है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर चलती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और मैग्नेटिक फील्ड की वेव, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मैक्सवेल ने यह कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। डू नॉट नीड मीडियम, डू नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक, ये भी कहा था इसने, मैक्सवेल ने। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो रहता है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी E/B, वो रहता है बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसके बराबर रहता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मगर शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम ES यूनिट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, और B लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में। ठीक है, या ठीक, यानी B मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक तो क्लियर आया समझ में? शाबाश। और एक पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, यानी जो वेव्स में कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। वेव में क्या क्या देखते हैं? वेव में देखते हैं वेव लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और बिटवीन टू ट्रफ्स, ये देखते हैं हम। उसमें हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यानी कितने वेव्स पर सेकंड में पास हो रहे हैं, वो देखते हैं। उसमें हम देखते हैं वेव नंबर, यानी नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, वो देखते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट देखते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ठीक, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। ठीक, अब ये सब चीजें तो हमें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं। अब नया क्या है इसमें वो देखते हैं। तो कुछ चीजें आप नोट करके रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हवाले से मैं बोलना चाहता हूं। एक पॉइंट ये है कि जो फ्रीक्वेंसी रहती है किसी भी रेडिएशन की, वो उसकी एनर्जी को मेजर करता है। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये होगी एक बात। दूसरी बात, अगर हम बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे, उनमें लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है, और लाइट में 7 कलर्स रहते हैं, विजिबल लाइट में। वो 7 कलर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट कलर्स आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट डिटरमाइंस द कलर, ये भी याद रखना। यानी ब्लू कलर का अलग फ्रीक्वेंसी होगी और ग्रीन की अलग, रेड की अलग फ्रीक्वेंसी। सो इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक, या वेव लेंथ, बिकॉज वेव लेंथ जो रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी वेव लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम या एनर्जी कम। बात समझ में आई? यानी हम या तो डिटरमाइन कर सकते हैं बाय देयर वेव लेंथ और बाय देयर फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फर्क इतना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, बिकॉज वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नया क्या है? नया और भी एक पॉइंट है, वो ये है कि
जो आपको याद रखना है, वेवलेंथ जो रहता है, वेवलेंथ ये मेजर करता है पीरियड्स इन स्पेस, क्योंकि वेवलेंथ लेंथ लेते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स या टू ट्रफ्स, सो इट इज पीरियडिसिटी इन स्पेस। पर फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम टाइम के हिसाब से, यानी पर सेकंड में कितने वेव्स पास होते हैं, यानी कितने साइकिल्स पास होते हैं, या कितने पीरियड्स पास होते हैं। सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज पीरियडिसिटी इन टाइम। समझ में आया? और हम ये भी कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ, या वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर हम ये जो है ना, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है बराबर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, या मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू 1 अपॉन लेमडा। ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे लगाया मैंने। अब जो सी है इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 8 मीटर पर सेकंड, और लेमडा जो है वेवलेंथ। ये हो गया यहाँ तक। ये पूरा जो ये वेव नेचर हमें बताता है, क्योंकि वेवलेंथ वेव में रहता है, तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ निकाल सकते हैं तो इसका मतलब उनमें वेव नेचर है। अब प्रूफ क्या है? प्रूफ ऑफ वेव नेचर इज दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, इंटरफेरेंस दिखाते हैं, जो सिर्फ वेव्स दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दीज फिनोमेना शो दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर किसने दिया था, कहाँ से आया? पार्टिकल नेचर दिया गया क्वांटम थ्योरी में, और क्वांटम थ्योरी जो है इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है मैक्स प्लैंक, और बाकी भी साइंटिस्ट थे, लेकिन मैक्स प्लैंक ने सबसे ज़्यादा काम किया इसमें, इसने सबसे पहले ही दिया। क्लियर? और ये स्टार्ट कब हुआ? ये इसने दिया था 1990 में। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट रहती है ये वेव्स नहीं, बट इट इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स। इनका कहना है कि ये ऐसे वेव नहीं है, बल्कि ये ऐसे स्ट्रीम है, एक लाइन है एनर्जी पार्टिकल्स की या एनर्जी पैकेट्स की। इन एनर्जी पार्टिकल्स को या एनर्जी पैकेट्स को, इनको हम कहते हैं क्वांटा एनर्जी पैकेट, या कहते हैं इनको फोटोन। फोटोन मतलब क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट। और अगर बहुत सारे क्वांटम होंगे तो उनको कहते हैं हम क्वांटा। सो इनका कहना है कि जो लाइट आती है ऐसे आती है पार्टिकल फॉर्म में, एंड इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, अ रे ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आई? ये किसने कहा? ये कहा क्वांटम थ्योरी ने। यहां तक क्लियर है? शाबाश। और फोटोन का मतलब क्या है? फोटोन मीन्स क्वांटम ऑफ लाइट। अब फोटोन फोटो से निकला है लाइट, तो आप क्वांटम ऑफ लाइट बोलो या फोटोन बोलो, एक ही बात है। बट दीज आर एनर्जी पैकेट्स, क्योंकि इनमें एनर्जी रहती है एज पर प्लैंक। अब इस थ्योरी ने कुछ और भी चीजें कही, जैसे जो क्वांटा और फोटोन्स रहते हैं, यानी क्वांटम ऑफ लाइट या फोटोन्स जो रहते हैं, ये ट्रेवल करते हैं विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी इनकी जो वेलोसिटी रहती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर रहती है। ये कह रहा है प्लैंक। ठीक है। और दूसरा ये जो क्वांटम रहता है या फोटोन रहता है, इट्स ए यूनिट ऑफ वेव, और मैं ये कह सकता हूं इट इज ए यूनिट वेव, यानी वन क्वांटम का मतलब रहता है वन फोटोन। मैं कहूंगा वन फोटोन। फोटोन का मतलब रहता है कि एक वेव, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ। ये इनका कहना है कि यूनिट ऑफ वेव या यूनिट वेव, मैं ये कह सकता हूं। चलो ये कंफ्यूज कर देगा। आप ये कहना है कि ये यूनिट वेव, एक वेव, एक फोटोन का मतलब एक वेव। या मैं ये कह सकता हूं इट इज पल्स ऑफ एनर्जी, वन पल्स वन फोटोन, टू पल्सेस टू फोटॉन्स, थ्री पल्सेस थ्री फोटॉन्स। ठीक है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो फोटोन है ये स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो क्या होगा? क्वांटम ऑफ एनर्जी या फोटोन। यानी लाइट में, लाइट एनर्जी में जो सबसे छोटा पार्टिकल पैकेट रहता है, सबसे छोटा पैकेट, सबसे छोटा पैक एनर्जी का, उसको हम कहते हैं छोटा पैक, यानी फोटोन कहते हैं। छोटा पैक नहीं, फोटोन कहते हैं या क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं। और इनका यह भी कहना है कि ये जो फोटोन है
ये अकेला यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ये आजाद भी एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अकेला ये एग्जिस्ट कर सकता है। और एक खास बात, जो फोटॉन्स रहते हैं सब फोटॉन्स की एनर्जी सेम नहीं रहती। जैसे ब्लू लाइट का जो फोटॉन रहेगा उन फोटॉन्स में अलग एनर्जी रहेगी, और जो रेड लाइट के फोटॉन्स रहेंगे उनकी एनर्जी अलग रहेगी। ठीक है, इनका भी यही कहना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्वांटम थियरी भी यही कहती है, लेकिन ये इसको इस तरह रिलेट करती है कि E इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड H, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 में कहूँगा इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इसका ये वैल्यू रहता है। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इसके बराबर रहता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट यानी H। क्लियर? तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे ही यहाँ पे भी एनर्जी डिपेंड करती है, तो ऐसे ही बात है। और अगर हम लिखेंगे E इज इक्वल एच न्यू, तो ये जो एच न्यू बन गए यहाँ पे, इसको मैं ये कहूंगा कि ये एक पैकेट है, एनर्जी का एक पैकेट, या मैं कहूंगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल एच न्यू। लेकिन इसकी एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? शाबाश। इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं कि इट इज पैकेट ऑफ एनर्जी या क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी एच म्यू को मैं बोल सकता हूं फोटोन, या मैं बोल सकता हूं इसको क्वांटम ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पे एनर्जी की, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये बात सही है। अगर हमारे पास में दो फोटॉन है, एक फोटॉन है सपोज यहां पे हमारे पास में विजिबल लाइट का, दूसरा है अल्ट्रावायलेट लाइट का, दो फोटॉन्स, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। क्लियर? इसकी एनर्जी भी लिखेंगे हम एच न्यू, इसकी एनर्जी भी लिखेंगे एच न्यू, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो रही है तो इनकी एनर्जी भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट का फोटोन अगर हम लेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, लेकिन विजिबल लाइट के फोटॉन्स में फ्रीक्वेंसी कम। एनर्जी अगर लेंगे हम तो एनर्जी बराबर रहेगी एच म्यू के, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज तो एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज। तो सब हर एक फोटोन की एनर्जी एक जैसी नहीं रह सकती है, बल्कि ये डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा। यहां तक क्लियर आया समझ में? शाबाश। अब देखो, इनका यह भी कहना है कि जो एनर्जी इमिट होती है, इमिटेड और एब्जॉर्ब जो होती है एनर्जी, वो कंटिन्यूअसली नहीं होती है। ये कहती है क्वांटम थियरी। एनर्जी जो निकलती है किसी सिस्टम से या किसी सिस्टम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो कंटिन्यूअसली नहीं होती है, बल्कि डिसकंटिन्यूअसली होती है। यानी कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली होती है, यानी वेव फॉर्म में नहीं बल्कि वो पार्टिकल फॉर्म में। पहले एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा पार्टिकल इसमें एब्जॉर्ब होगा। यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, यानी डिस्क्रीट यूनिट्स इसमें एब्जॉर्ब होंगे या डिस्क्रीट यूनिट्स इसमें इमिट होंगे। ये कहती है क्वांटम थ्योरी। बात समझ में आई? शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई भी सिस्टम अगर लाइट एनर्जी इमिट करता है या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो फोटॉन्स इमिट या फोटॉन्स एब्जॉर्ब करता है, एक एक करके। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं। ये कौन कहता है? ये कहता है क्वांटम थ्योरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वांटम थ्योरी कहती। समझ में आया? तो मैंने ये भी कहा कि जो सबसे छोटा एनर्जी पैकेट है वो है इसका फोटॉन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिस्टम एनर्जी ना एब्जॉर्ब कर सकता है ना इमिट कर सकता है अगर वो एनर्जी लेस देन फोटॉन रहे। यानी एनर्जी लेस देन फोटॉन कैन नाइदर बी इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि फोटॉन जो है यही सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का।
बात समझ में आ रही है? शाबाश। ये कौन कह रहा है? क्वांटम थ्योरी कह रही है। अब मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या वो लाइट इमिट करता है। तो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा तो ये करेगा इन क्वांटोस, यानी इन क्वांटम, और मैं कहूंगा फोटॉन्स। समझ में है ना? यानी ये इस थ्योरी का कहना है कि लाइट जब भी इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो वेव की फॉर्म में नहीं बल्कि वो निकलती है पार्टिकल फॉर्म में, यानी क्वांटम या फोटोन के फॉर्म में। और उस फोटोन की जो एनर्जी वो किसके बराबर रहती है? एच न्यू के बराबर। एच न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। या मैं बोलूंगा मल्टीपल ऑफ इट। सपोज एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये लाइट दे रहा है यानी इमिट कर रहा है, तो ये एक फोटोन दे सकता है, या ये 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 10 फोटोन दे सकता है। लेकिन जो भी देगा वो लाइट इसके मल्टीपल होगा, यानी फोटोन का मल्टीपल, एक फोटोन की एनर्जी का मल्टीपल होगा। यानी 10 फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा 20 फोटोन, 30 फोटोन, 100 फोटोन, 1000 लाख। यानी ये कहूंगा मैं, अगर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो है बराबर एच न्यू, तो जो बहुत सारे फोटोन निकलेंगे या क्वांटोस निकलेंगे उनकी एनर्जी हम लिखेंगे एन एच न्यू, एन टाइम्स एच न्यू। जो एन है, एन यहां पे एन, मैं कहूंगा कि अगर सपोज एक सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसने बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी एन एच न्यू, यानी एन टाइम्स फोटॉन्स या एन टाइम्स क्वांटोस। ये एन जो है ये 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3, 4, 5, 6, यानी कोई भी ऐसा होल नंबर रह सकता है, ये कोई भी होल नंबर, लेकिन ये कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, यानी आधा, 1.2, 2.7, 2.5 ऐसा नहीं रह सकता। यानी जो भी होगा पैकेट वो फुल पैकेट होगा, आधा पैकेट नहीं, यानी आधा फोटोन नहीं हो सकता, 1.2 फोटोन नहीं हो सकते। फोटोन जब भी रहेंगे वो डिस्क्रीट रहेंगे, डिस्क्रीट यानी क्वांटाइज्ड रहेंगे वो। तो मैं ये कहूंगा कि लाइट जो रहती है वो क्वांटाइज्ड रहती है, पर्टिकुलर क्वांटम्स में रहती है, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। सो दिस फिनोमेना या दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट या डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ लाइट। और प्रूफ क्या है कि लाइट पैकेट्स में चलती है या पार्टिकल फॉर्म में रहती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक प्रूफ है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये एक प्रूफ है हमारे पास में। ये हम अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अब आते हैं यहाँ पे कंक्लूजन पे। तो एक थ्योरी कहती है कि लाइट का नेचर रहता है वेव नेचर, दूसरा कहता है ये नहीं पार्टिकल नेचर रहता है। इसका जो कंक्लूजन है वो दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट का जो रहता है उसका ड्यूअल नेचर रहता है। क्या रहता है? ड्यूअल, यानी दोनों नेचर रहते हैं। वेव नेचर कब रहता है? जब वेव ट्रेवल करती है यानी प्रोपेगेट करती है। पार्टिकल नेचर कब रहता है? जब वेव इंटरेक्ट करती है, यानी वो इमिट होती है किसी सब्सटेंस से या एब्जॉर्ब होती है किसी सब्सटेंस में, तब वो एक्ट करता है एज पार्टिकल। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।